दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी मीडियम की फिजिक्स पढ़ेंगे और हमने गॉस थ्योरम कर लिया था। उससे रिलेट बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए थे, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो। आज हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के। इसमें एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, बट एक रिक्वेस्ट थी उसमें ये कि किसी ने कहा उसमें मैसेज करके कि वीडियो बहुत बड़ी होती है तो थोड़ा सा बोरिंग महसूस होती है। तो पढ़ाई में तो यार कोई बोरिंग नहीं होती है एक्चुअल। मैं इसलिए इसमें एक ही एप्लीकेशंस इस वीडियो में इंक्लूड करता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको बड़े वीडियो देखने की आदत हो, क्योंकि लेक्चर्स बड़े ज्यादा होते हैं और लेक्चर्स ज्यादा होते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा नंबरिंग में होने लगती है। हम चाहते हैं उसको कम लेक्चर में, नहीं तो आप भी बहुत बोर करने लगते हो कि फला लेसन, एक लेसन इतने लेक्चर में कंप्लीट हुआ, एक लेसन इतने लेक्चर में कंप्लीट हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको एक मानसिक प्रेशर रहता है। तो खैर छोड़िए, हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और पहली बार हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम में गोले के लिए। तो हम लोग गोले के लिए पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप समझिएगा कि जो गोला है एक्चुअल स्फीयर, ये हमको कितने तरह से इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो गोला तो आप समझ ही रहे हो, या तो वो चालक हो सकता है या फिर अचालक। तो इसमें दो कैटेगरीज की हम बनाते हैं। एक कैटेगरी होगी किसकी जनाब? एक कैटेगरी होगी चालक, राइट, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर। और एक कैटेगरी होगी, एक चीज चालक और अचालक नहीं करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं कि एक खोखला गोला हो, खोखला गोला हो, राइट, इसे हम हॉलो स्फीयर बोल सकते हैं, हॉलो स्फीयर, राइट। और एक जो गोला होगा वो ठोस गोला, ठोस गोला का यहां तात्पर्य ये है कि वो पूरी तरह से भरा हो। और एक्चुअल तो ठोस तो खोखला गोला भी होगा, सॉलिड। तो यहां पर एक ठोस गोला हो, तो इस ठोस गोले का मतलब ये है वो पूरी तरह से अंदर भी भरा हो, खाली न रहे। कि जैसे एक थिन स्फेरिकल पार्ट हो सकता है, वो भी सॉलिड होगा, लेकिन ये पूरी तरह से भरा रहे। तो इसको हम लोग देखो, जो खोखला गोला है उसको हम लोग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि एक ये तो चालक हो सकता है खोखला गोला, जिसको आप कंडक्टर कहते हो, हाँ जी। और दूसरा हो सकता है ये अचालक, जिसको आप नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर समथिंग कह सकते हो। ये नॉन कंडक्टर। ये जो पूरी तरह से भरा हुआ होगा, फिलअप गोला होगा, पूरी तरह से भरा हुआ गोला। तो ये पूरी तरह से जो भरा हुआ गोला होगा वो दो तरह का हो सकता है। ये भी कैसा हो सकता है? चालक हो सकता है, और एक हो सकता है अचालक, राइट, ओके। अब बात यह है कि हम कौन सी केस पढ़ रहे हैं, किस केस को समझेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार है। इनमें जो चालक ठोस गोला होगा और जो खोखला गोला चालक हो चाहे अचालक हो, ये तीन चीजें एक जैसी होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, चालक मतलब कैसा? ठोस गोला जो होगा, राइट। और कौन? चालक कैसा भाई? खोखला गोला। बात समझिएगा, ये बहुत मजेदार चीज है भाई। और इसके बाद जो अचालक होगा, अचालक में कौन सा होगा? खोखला गोला, राइट। एक
एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं। बहुत मजेदार चीज मैं बता रहा हूं आपको, मतलब कि हमको यहां से चालक गोले की बात करें, वो जो ठोस है पूरी तरह से भरा हुआ है, या फिर हम अचालक खोखले गोले की बात करें, या फिर चालक खोखले गोले की बात करें, इन सभी के लिए बातें सेम रहती है। सेम का मतलब आपको मैं समझा दूं, जैसे अगर ये ठोस गोला है ऐसे, जब इसको आप आवेश दोगे तो ट्रन ट्रन ट्रन, यानी कहां भागकर चला जाएगा आवेश, इसके आउटर सरफेस पे, यानी इसके बाहरी पृष्ठ पे चला जाता है। ये बिल्कुल भरा हुआ गोला था तो भी उसमें ट्रन यूं यूं ऐसे करके बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये खोखला है, मतलब किस तरह का, बीच में खाली है, खोखला गोला का मतलब ही हुआ बीच में खाली है, तो भी उसको जब आप चार्ज देते हो तो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस। अगर ये चालक नहीं है और खोखला है, अचालक, तो भी भाई इस पे चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये क्या रहा, ये ठोस चालक है, ये खोखला चालक है, ये खोखला अचालक है, तो तीनों जैसा एक जैसा नहीं लगे भाई, लगे कि नहीं लगे, तीनों में चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है, उसके सरफेस पे। इसमें बात ये है नेक्स्ट वाले के लिए, जो इसमें अचालक गोला होगा, अचालक उसमें का, अचालक जो ठोस गोला होगा, ठोस गोला, राइट। फिर से मैं आपको बता दूं, ठोस का मेरा मतलब ये है कि पूरी तरह से भरा हुआ है ना भाई, का व्यवहार कैसा होता है, अलग होता है, अलग होता है, राइट। मतलब कि इसमें जो आवेश वितरण होगा वह इसके पूरे आयतन भर आवेश क्या रहेगा, वितरित रहेगा। इट मीन्स यह आवेश पूरी तरह से इसके आयतन भर फैला रहेगा। इस वाले कंडीशन में आप देख रहे हैं सब में बाहर हो गया, इसमें क्या था, उसके पूरे आयतन भर फैला था। तो अब आपको बात समझ में आई थोड़ी। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्फेयर लेंगे और वो थिन स्फेयर रहेगा। थिन स्फेयर का मतलब एक पतली चादर के रूप में, जैसे गेना हो गया, गेंद जो होती है, उस गेंद को इमेजिन किया करो ना यार, गेंद ऐसे है, ट्रन ट्रन यूं ऐसा, तो ये गेंद जो है वो एक किस ढंग की है, उसके बीच में तो खाली, उसी तरह का हम स्फेयर की बात करेंगे। अब हम गॉस के अनुप्रयोग करते हैं। बात समझ में आई, ये बहुत अच्छी सी चीज है, आप इसे याद रखिएगा, तब आप इसके बाद हम लोग यहां करते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दो तब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहली बार कैसा लिया है, एक समान रूप से आवेशित चालक गोला है, एक समान रूप से आवेशित कैसा गोला भाई, चालक गोला। गोले के लिए क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र। और हम लोग कैसे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके निकालेंगे। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके निकालते हैं। एक चीज ये है कि हम एक, इसमें कितनी कंडीशन में निकालना ये भी है। तो आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, राइट, और
यह R है। कैसी कैसी? पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि R बड़ा हो जाए उस गोले के त्रिज्या से। दूसरी केस कि R जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाए। तीसरी केस में स्मॉल r छोटा हो जाए कैपिटल R से। ये कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या आया, बड़बड़ा रहे हैं, कुछ नहीं आया। आएगा भाई, घबराओ नहीं, आएगा ना। हम इसमें एक देखो, एक इस तरह से एक हम स्फेयर लेते हैं, गोला है, और आपको मैं बता दिया कि ये चालक भी हो सकता है, अचालक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में खाली है। तो जब हम इसकी रेडियस कितनी, त्रिज्या R है, ये केंद्र O मान लीजिए। अच्छा, और इसके बाहर जो आवेश है वो कैसे वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। तो थोड़ी सी आप लैंग्वेज बनाना चाहो तो बना लो। आप क्या लिखोगे भाई, माना एक क्या R त्रिज्या का आवेशित गोला है, राइट। और हमें इससे बड़ी त्रिज्या तक जाना है। हम पहली केस की बात करते हैं, तो हमको इससे क्या करना है, बड़ी त्रिज्या पे जाना है, मतलब इससे दूर। तो इससे यहां पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए P है, और इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो बिंदु P है उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो यार अगर इस पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो क्या होगा, अरे भाई होगा यूं कि गास की प्रमेय लगाने के लिए, याद आ रहा उसमें आवेश अंदर होता, उसके बाहर एक पृष्ठ होता किसी भी आकार का। फिलहाल ये तो गोला है, तो गोले के बाहर हम कैसा पृष्ठ कल्पना कर सकते हैं, गोले जैसा। तो यह आवेश अंदर होना चाहिए, और इसे अंदर करने के लिए ऐसा एक गोला हम मान लेते हैं। ये जो गोला है ना भाई, इसको एक नाम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गासियन, इसका नाम होता है गासियन पृष्ठ, ये गासियन पृष्ठ। ओके, यहां पर हमें बताना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आवेश धन आवेश है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र जो भी आएगा उसकी दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। अब हमें से इसी को निकालना है। गास की प्रमेय लगाने के लिए इस पूरे का हमें क्या करना है, पूरे पृष्ठ का आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। लेकिन भाई साहब अगर हमें से पूरा वैद्युत फ्लक्स निकालना है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ड्रिल, एक छोटा सा क्षेत्रफल मानना पड़ेगा। या एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए, इसकी दिशा किधर होगी, उस पे खींचे गए अभिलंब की दिशा में। चूंकि ये 3 डायमेंशनल है, तो भाई साहब अगर ये 3 डायमेंशनल है तो इसका मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र, जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो किधर लिया जाता है, बाहर की तरफ लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइन में लिख लेते हैं, बिंदु P के परितः हमने क्या किया, परितः एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या करते हैं, लेते हैं। ओके, अगर ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो सोचो कि इससे भी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी कि नहीं जाएंगी। अगर उससे निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं तो इसका मतलब कि वो फ्लक्स बनाएगा भाई, और अगर फ्लक्स बनाएगा तो इससे हम फ्लक्स निकाल दें। तो इस सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालिए। सूक्ष्म अवयव से क्या भाई,
बाहर निकलने वाला यानी गुजरने वाला क्या भैया, वैद्युत फ्लक्स बताइए। कितना छोटा बच्चा है ना, तो डी फाई ई होगा, और ये तो पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा। ओके, यहां पर जो ई है और जो डी ए है, दोनों की दिशाएं एक तरफ है, तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, समांतर है, लेकिन किधर है, एक ही दिशा में। किधर है, एक ही दिशा में, राइट। अगर ये एक ही दिशा में समांतर है तो इसका मतलब इनके बीच बनने वाला कोण 0 आंसर, तो नहीं आ जाएगा डी ए cos 0। cos 0 की वैल्यू बोले तो 1, और ये डी फाई ई। फिर हम चलेंगे थोड़ा सा बैक, यहां से निकलने वाला फ्लक्स डी फाई ई आया, फिर इसी तरह यहां से निकलने वाला डी फाई, इधर उधर सब जगह डी फाई, तो डी फाई सभी जगह से निकल रहा है। इमेजिन करो एक गोला है और उस गोले से हर तरफ डी फाई ई, तो टोटल कितना होगा, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे भाई बहुत आसानी सा। संपूर्ण क्या, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, इंटीग्रेशन करेंगे, और हमने आपको पहले सिखा दिया है कैसा आपका इंटीग्रेशन रहेगा, क्लोज इंटीग्रल रहता है। कैसा इंटीग्रेशन रहेगा, क्लोज, तो क्लोज इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए कि यहां पर ई को बाहर कर लीजिए, ई बाहर इसलिए भी होगा कि जितना ई का मान यहां आएगा उतना यहां आएगा, उतना यहां आएगा, उतना यहां आएगा, उतना यहां आएगा, हर एक जगह ई का मान बराबर होगा। डीए के साथ आप इंटीग्रल कर सकते हो, ये छोटा सा पार्ट जुड़ते जुड़ते उस पूरे गोले के पूरे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा तो ई इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा फाई ई। इक्वेशन नंबर हमने 1 कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको विस्तार करने लगा, आप लेकिन समझ में आएगा। अब कहेंगे आप गॉस को बुलाइए, आ जाइए भाई। गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से दोनों बात सेम है। गॉस के नियम से यहां ये कहता है गॉस का नियम कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर पड़ता है तो हाई देखो ये आवेश है, कितना इस पर आवेश है, इस पर कितना आवेश है, इस पर क्यू आवेश है। जब इस पर क्यू आवेश है और ये पूरा इससे बंद है, जब इससे यह बंद होगा तो आप बताओ यार कि टोटल फ्लक्स कितना, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट न होता है, तो बहुत आराम से ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना यार, क्या करना है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। आइए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, और 2 कह रहा है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए। जब आप इसको इधर भेज देंगे तो यहां से आ जाएगा क्या भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ क्यू अपान कितना भाई आर स्क्वायर। 1 मिनट की बात मैं यहां समझा दूं, ये जो वैद्युत क्षेत्र आया है, ये वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ये तो एक किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र आ गया। इसका मतलब कि ये जो इसमें आया है, इसका जो मान निकल कर आया है वो कितने के बराबर है,
एक पृष्ठ से एक बिंदु आवेश से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स के बराबर आ रहा है। एक वैद्युत फ्लक्स एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इतना वो आया है ना। तो इतना अगर आया है तो सोचने वाली बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह सोचें, बड़ा मजेदार बात है भाई। यहां ये आवेश इसके पृष्ठ पर रखे गए हैं और आपने जो वैद्युत क्षेत्र निकाला है वो किस पॉइंट पर निकाला है? पी पॉइंट पर निकाला है, राइट? ओ है। तो अगर आवेश इस ओ पर रखा रहता और पी पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो आप बताते 1/4πε0 Q/r², ऐसा कह देते। लेकिन यहां पर ये जो आवेश है इससे वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलेंगी? बाहर। कैसे निकलती हैं? लंबवत निकलती हैं, यहीं से बाहर। अभी जो डॉट लाइन बना रहा हूं उसको मैं समझाता हूं। ये ऐसे निकल रही है बाहर, ऐसे ऐसे। यहां देखिए ये आवेश तो इसके पृष्ठ पर है, अंदर कोई आवेश नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो कहां से आ रही हैं? इसके सेंटर से। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर है, बढ़िया समझिएगा, जो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पे है उसका व्यवहार कैसा है? उसका व्यवहार ऐसा है कि वो आवेश यहां नहीं होकर उसके सेंटर पे है। तभी ना भाई यहां से इसकी दूरी r है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी आई है। समझे? अच्छा समझ गए। तो इधर काम मिटा दे, थोड़ा इसको आप नोट कर लिया करिए, इसको हटा देते हैं। एक चीज वहां से हम लोग उठाते हैं। एक बात बताओ, अगर इस पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R है तो बताओ इसका पृष्ठ घनत्व कितना होगा? तो हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है ना? बोलो यार। पृष्ठ घनत्व किसका? पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व। यहां से Q बराबर सिग्मा इंटू A। अब बोलो किस पर आवेश विराजमान है? छोटे वाले गोले पर। नहीं दिख रहा है? इसी पे ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। और तब ये सूत्र वो वाला जो बनेगा वो इस ढंग का बनेगा, E बराबर 1/4πε0। और इसकी वैल्यू कितनी? यहां से रख दिया जाए, यह आ जाएगा सिग्मा 4πr²। यहां से स्मॉल r², ये 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां कितना बचेगा? 0। और यहां से r² स्मॉल r²। तो ये फार्मूला बन गया घनत्व के पदों में। ओके, तो ये फार्मूला कैसा बन गया? घनत्व के पदों में ये फार्मूला बना हुआ है। ओके, एक चीज और यहां है कि ये जो फार्मूला है, तो अब हम दूसरी केस पे ही चलते हैं। हम फिलहाल यहां इधर का मिटा देते हैं, तो इधर का हम कर देते हैं इरेज। अच्छा, इसको हटाइए। चलिए हटा दिया, इसको हटा दिया। देखिए अब अगर हम केस सेकंड पे चलें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। केस सेकंड ये बता रहा है कि जो स्मॉल r है वही क्या है? कैपिटल R है। मतलब स्मॉल r कैपिटल R के क्या है? बराबर। ओके, बात समझ में आई आपकी? तो क्या करना है यार, या तो आप फिर से करो, इसमें एक इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल LOD, उसकी दिशा कुछ बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर। तो फिर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। तो क्या करें? सब काम उसी तरह था। तो जो वैल्यू यहां आई रही वो है σ/ε0, और यहां पर r² और नीचे r², कैपिटल R रख देना, कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना? σ/ε0। इसका मतलब ये है कि इसके पृष्ठ पर हमेशा ऐसा वैद्युत क्षेत्र होगा σ/ε0, और ये किसी बात पे निर्भर नहीं करेगा, इससे किसी से लेना देना नहीं है। क्या? किसी से भी लेना देना इससे नहीं। ओके, नंबर
चलो 3 पे चलते हैं। 3 में बता रहा है ये कि जो R है वो छोटा है किससे, कैपिटल R से। तब क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें बेचारा आवेश रखा गया है, ये पूरा तरह से वितरित है, वही बतिया है जो उसमें था। ओके, इसकी त्रिज्या कितनी हुआ करती थी, कैपिटल R। अब हमको जो स्मॉल r लेना है वो R से छोटा है, मतलब ये जो आएगा वो इसके अंदर ही आएगा। तो एक हम इसमें गासियन पृष्ठ ले लेते हैं, ऐसा। थोड़ा सा मैं इसको अलग तरह से लिखूं दूसरे कलर से तो आपको दिखाई दे। ये बेचारी त्रिज्या कितनी है, R। ओके, मान लो यहां बिंदु P है और ये आपका क्षेत्रफल है। तो सपोज दैट इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर हो गई, बाहर होगी भी वैसे, और यहां पर इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। तो हम ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात आपको समझाएंगे और वहीं से आप इसे पकड़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं वहां पर कि जब कुल फ्लक्स आता है, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई ई बराबर, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, और ये टोटल वैल्यू फाई, आप ऐसा भी तो कर सकते हो, E इंटू 4 पाई, इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। एकदम लास्ट वाला हम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ Q अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होता। लेकिन आप सोचो, दरअसल इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर आवेश है ना, अंदर तो नहीं है ना। तो अंदर भाई आवेश नहीं है, मतलब कि ये गोले के अंदर क्या है, खोखला है। तो गोले के अंदर राइट Q बराबर क्या है, 0। आवेश नहीं है भाई, आवेश कहां है, ऐसा पूरा आवेश कहां चला गया था, उसके पृष्ठ पे। तो यहां पर तो आवेश ही नहीं। जब आवेश नहीं है तो इसका मतलब E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कैपिटल R स्क्वायर क्यों मैंने लिखा है यहाँ तो इसकी छोटी वाली त्रिज्या स्मॉल है, सॉरी। तो स्मॉल r यहां पर कितना, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0। फिलहाल हमको इस क्षेत्रफल से नहीं लेना देना है। क्षेत्रफल से क्या मतलब है, ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका तो कोई ना कोई क्षेत्रफल जरूर रहेगा। तो बेचारी कौन 0 हो सकती है, E 0 हो सकती है। ओके, E क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। राइट, बात समझ में आ रही है। E क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना भाई। तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब मैं इसको मिटाता हूं, एक ग्राफ जो बहुत बेहतर है, आप ग्राफ समझिएगा। आइए ग्राफ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, मिटा देते हैं भाई इसको, है ना। तो मिटाते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमें मिला था। जब केस R बड़ी थी कैपिटल R से, तो हमको इस तरह मिल रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, या फिर यही मिला था इस ढंग का सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। और जब ये दोनों बराबर हुआ करते थे, कौन, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर था, तो E की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आई थी। और जब ये बेचारे दोनों क्या थे, R बहुत छोटा हुआ करता था इसका स्मॉल कैपिटल R से, तो E की वैल्यू ना ही मिली। इतनी वैल्यू हमें पता है। अब ग्राफ हमें किसके किसके बीच बनाना है, वो ग्राफ हम लोग यहां करेंगे। तो आप देखना ध्यान से, अगर ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी थी तो इसको आप मिलाओ, तो यहां से हमको मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू स्मॉल E प्रोपोर्शनल टू 1 स्मॉल r स्क्वायर, मतलब कि इसके साथ ये घटेगा। ओके, यहां पर अगर ये बात करें तो ये किसकी बात है भाई, पृष्ठ पर। और पृष्ठ पर
जो हमेशा वैद्युत क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन इस पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर, राइट, क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब आइए E तथा R में ग्राफ, राइट। देखो भाई, ग्राफ के लिए हम एक इस तरह का लाइन इंडिकेट करते हैं। थोड़ा सा ऊपर चला गया भैया तो इसको नीचे लिया दो, ये हो जाएगा 0। ओके, इधर की दूरी बताना है। यहां से ये वाली जो दूरी है वो R से छोटी है, और यहां पर जो पॉइंट है वो R, कैपिटल R के बराबर है। इधर जो पोर्शन हम दिखाएंगे वो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। सही है ना, बड़ा होगा ना, ये बड़ा है, सॉरी बड़ा। तो अब बोलो कि ये जब R की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी थी तो वैद्युत क्षेत्र कुछ था। ये आप ग्राफ बनाना, इसमें इधर चलो E है, इधर जो है वो दूरी R, x एक्सिस, और ये y। ओके, तो यहां तक तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो यहां तक हम y वाले अक्ष पे नहीं जाएंगे। कब तक, जब तक कि r के बराबर नहीं हो जाता। जब हम पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा इसका वैद्युत क्षेत्र मिलेगा इतना, मैक्सिमम इतना मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, कब, जब इस R की वैल्यू स्मॉल कैपिटल R से बड़ी होने लगती है, तब यहां पर हम आते हैं। और जब हम यहां पर आते हैं तो हमें मिलता है कि E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब कि इसकी दूरी बढ़ने से क्षेत्र क्या करेगा, घटेगा। तो इसका जो क्षेत्र है वो इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा, ऐसा। तो यहां पर हम दिखा देंगे कि जो E प्रोपोर्शनल है 1/r², राइट। यहां से यहां तक केंद्र के अंदर की बात है, वो केंद्र से पृष्ठ तक जाने तक बात है। अगर हम इसको एक गोला बना ही देते इस तरह का, तो देखो ये देखो इसका सेंटर होता, चलो डैश कर लेते। यहां से सेंटर से आप जैसे जैसे ऐसे दूर जाते हो, वैद्युत क्षेत्र तब तक 0 रहता जब तक कहां पर आप पृष्ठ पर ना पहुंच जाते, है ना। तो जब आप पृष्ठ पर पहुंच जाते तो पृष्ठ पर सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होता, इतना वैद्युत क्षेत्र होता और सबसे ज्यादा होता। लेकिन जब आप उससे और दूर जाते, पृष्ठ से बाहर निकलने लगते, तो वैद्युत क्षेत्र क्या करने लगता, घटता। किसके साथ, दूरी के साथ। और वो भी कैसे घटता, तेजी से घटता। ओके, तो आई होप ये आपको ग्राफ समझ में अच्छे से आया होगा। आया है, जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप जरूर बताया करिए हमसे, बड़ा अच्छा लगता है आपका। ओके, धन्यवाद।